नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर श्रृंखला चला रहे हैं। करंट अफेयर में ये अध्ययन की दृष्टि से दूसरा वीडियो है और हमारा प्रयास ये है कि पहले हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे जुड़े प्रश्न करवाएंगे, है ना? जिससे आपका पूरी तरह से अभ्यास होते चले, क्योंकि पहले आप नोट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्न हल करेंगे तो आपकी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। हाँ, करंट अफेयर में पर डे वीडियो हो सकता है ना बना पाए, क्योंकि मैटर को इकट्ठा करना, कंटेंट व्यवस्थित करना अकेले इतनी चीजें आसान नहीं होती हैं। लेकिन पर डे कुछ ना कुछ वीडियो हो सकता है। हिंदी का टेस्ट हम करवा दिया करेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 वीडियो करंट अफेयर की आपकी जाएगी, है ना? क्योंकि पुरानी चीजों को अभी हमें कवर करना है। फिर जब एक बारी हम लोग बराबर पे आ जाएंगे तो इतना करंट का कोई विशेष फिर वो रह नहीं जाएगा। हाँ, चीजों को रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना दोस्तों? आइए हम लोग इस श्रृंखला के क्रम में आते हैं। इससे पहले हमने यहाँ तक देख लिया था कि देश में 31 विधानसभाओं में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उससे आगे आइए देखिए, ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न हमारा उस क्रम में है कि अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, खास करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को लेकर। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या को लेकर। आपको पता होगा कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें यह संशोधन कर दिया गया है कि अब जो है न्यायाधीशों की संख्या 37 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी कर दी गई है? 38 कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई है? 38 कर दी गई है। और इसमें संशोधन हुआ था मई 2026 में, 5 मई 2026 को इसमें संशोधन करके कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में किस संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई? तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? 2026 में अध्यादेश जो जारी किया गया है, यानी 2026 का संशोधन। फिर कुल न्यायाधीशों की संख्या हुई कितनी है? 38 हुई है। कितनी न्यायाधीशों की संख्या हुई है? 38 न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। अगला फिर यहीं से जुड़ा प्रश्न है, एक चर्चा में काफी रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में एक विवाद चल रहा था। मध्य प्रदेश में एक विवाद चल रहा था, वो धार जिले में स्थित था। मैटर ये था कि एक स्थान था धार, वहां पर एक परिसर था भोजशाला। उसका स्थान का क्या नाम था? भोजशाला परिसर। तो भोजशाला परिसर पर दो गुटों को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम दो गुटों को लेकर के ये मान्यता थी कि मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि यहाँ पर मुस्लिमों की का मतलब स्थल है, मस्जिद है, और हिंदू पक्ष कहता था कि यहाँ हिंदू देवी वाग्देवी की सरस्वती है। मुकदमा काफी लंबे समय तक चला। हाल ही में उस पर निर्णय ये आया है कि उसको जो है वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रमाण ज्यादा मिला है, यानी उसी का प्रमाण मिला है और वो घोषित कर दी गई। तो आपका प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के धार में स्थित विवादित भोजनालय परिषद में मूलतः वाग्देवी मंदिर होने और कमाल मौला मस्जिद होने के विवाद में हिंदू मुस्लिम विवाद को समाप्त किया है। और इसमें न्यायालय ने वाग्देवी मंदिर की सरस्वती मूर्ति को घोषित किया है। बात मैटर वही है, पहले हमने समझा दिया था। मध्य प्रदेश के धार स्थान पर भोजशाला परिसर में हिंदू मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ। मामला कोर्ट गया। कोर्ट ने निर्णय किसके पक्ष में दिया? कि वाग्देवी सरस्वती मंदिर को घोषित किया। फिर इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, एक लंदन में काफी चर्चा में मैटर रहा है, आइए इसको देखते हैं। लंदन में होता क्या है कि लंदन में एक स्थित है वेलकम कलेक्शन लंदन का एक स्थान है जो प्राचीन धरोहरों के लिए फेमस है। तो लिखा क्या है? लंदन स्थित वेलकम कलेक्शन द्वारा जैन समुदाय की किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां वापस सौंपने का निर्णय लिया है। यानी कि एक समय था कि जैन समुदाय से जुड़ी लगभग 2000 से अधिक मूर्तियां जो लंदन के वेलकम
कलेक्शन में स्थित हैं, उसे भारत को सौंपने का निर्णय लिया है। बड़ा सराहनीय काम है लंदन सरकार का, है ना। तो मूर्तियां कहाँ सुरक्षित थी? बेलकम कलेक्शन में। बेलकम कलेक्शन कहाँ है? लंदन में है। किस लिए चर्चा में है? क्योंकि इसने जैन समुदाय की मूर्तियों को वापस करने की बात कही है। कितनी मूर्तियां हैं? 2000 के आसपास मूर्तियां हैं। ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अभी एक बढ़िया एक रोमांचक बात आई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हर तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए की घोषणा की। चौथे पे 40, दूसरे पे 50। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने चिंता जताई कि भाई यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और युवाओं की संख्या कम हो रही है। तो इससे ये आंकड़ा लगाया चंद्रबाबू नायडू ने कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बुजुर्ग इतने हो जाएंगे कि उनकी सेवा के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए युवाओं की संख्या कम हो जाएगी। इससे मध्य प्रदेश का विकास रुक जाएगा। तो उन्होंने घोषणा लाया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा बच्चा पैदा करेगा तो उसको 25,000, तीसरा पैदा करेगा तो 40,000, तीसरा पैदा करेगा 30,000, चौथा पैदा करेगा तो 40,000। इसके अलावा उनके रहन सहन खान पान की भी व्यवस्था सरकार करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। आपसे प्रश्न यही बनेगा कि हाल ही में किस सरकार ने तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे या दूसरे बच्चे के पैदा होने पर पुरस्कार की घोषणा की है। अगला 3 प्रश्न आपका हो गया। चौथे प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक, समान नागरिक संहिता विधेयक हाल ही में किस राज्य ने पारित किया है? आपका प्रश्न यही हो गया कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। मुझे लगता है कि आसान ही प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। तो भाई देखो, आपके पास राज्यों की संख्या विकल्प दे सकता है, जो भी देना चाहते। हाल ही में पारित किया गया है कहाँ? असम सरकार द्वारा। हाल ही में किस सरकार द्वारा पारित किया गया है? असम सरकार द्वारा। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर पहले से ये विधेयक पारित किया गया। देखो, उत्तराखंड में, गुजरात में। उत्तराखंड में 2024 में, गुजरात में 2026 में और असम में 2026 में। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला निम्न में से कौन सा राज्य है या नहीं है? दोनों प्रश्न बन सकता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, गुजरात और असम। नहीं है तो इसके अलावा जो बच रहे हैं सब नहीं है। आगे आइए। अगला प्रश्न आपका बढ़िया प्रश्न है। कह रहा मानवाधिकार आयोग द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारों के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई कोर्ट नहीं है, केवल एक सिफारिश संस्था है। बात समझिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसी मैटर को लेकर के आदेशित कर दिया तो वो मैटर चला गया कोर्ट। पंजाब और हरियाणा की बेंच उच्च न्यायालय ने जब इस मैटर को सुना तो उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि भैया आप कोई कोर्ट थोड़ी ना है, हमें किसी चीज के लिए आप आदेशित नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ, आपका वजूद एक सिफारिश संस्था के रूप में है। इसी पे निर्णय आया। तो इस हाल ही में मानवाधिकार आयोग के खिलाफ किसने निर्णय दिया? तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने। ये जस्टिस कौन कौन है? सील नागू और संजीव बेरी। सील नागी और संजीव बेरी ये न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय हरियाणा के। इन्होंने क्या किया था? इस मैटर पे सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के खिलाफ ये आदेश जारी किया कि मानवाधिकार कोई क्या है? कोर्ट नहीं है, सिर्फ एक संस्था है, तो ये आदेशित नहीं कर सकती। मामला फरीदाबाद का था, ये हमने लिख दिया है। कहाँ का मैटर था? फरीदाबाद का मैटर था। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना, यूपी स्पेशल के लिए खास करके ध्यान देना। सुरेश कुमार खन्ना जो योगी जी के बगल में बैठते हैं विधानसभा में, सुरेश बाबू, सुरेश कुमार खन्ना को एक पुरस्कार मिला, उत्कृष्ट विधायक सम्मान। हाल ही में निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक सम्मान उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया? तो कौन है आपके? सुरेश कुमार खन्ना। उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला भाई? सुरेश कुमार खन्ना जी को। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसको मिला? सुरेश कुमार खन्ना को। सुरेश कुमार खन्ना जी क्या है? आपके शाहजहां क्षेत्र से 9वीं बार, वो सोचिए कि जनता ने उनको 9वीं बार चुनकर भेजा है सदन में।
कितने बड़े नेता हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? उत्कृष्ट विधायक सम्मान। आगे आइए, आगे आते हैं हम, थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, दो तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक केंद्र निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग। जो केंद्र निर्वाचन आयोग होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये आपका प्रधानी, बीडीसी, डीडीसी, पंचायती चुनाव करवाता है। तो इसी मैटर को लेकर के एक निर्णय आया है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 2022 में नागरिक निकाय चुनाव में खर्च ब्यौरा न देने वाले 35,000 उम्मीदवारों को 2027 में निकाय चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का एक आंकड़ा जारी हुआ कि जिसमें लगभग 35,000, कितने लोग? 35,000 ऐसे लोग हैं जिनको आयोग ने आदेशित किया था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। 2022 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, तो उनको 2027 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। यानी कि वो लोग 2027 में निकाय, नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। तो प्रश्न आपका बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगभग 3500 उम्मीदवारों को नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव न लड़ने के लिए आदेशित किया है? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने। ठीक, अगला प्रश्न आइए। ठीक, अब देखिए बिहार की न्यूज है। बिहार में जो एनडीए गठबंधन की सरकार में भाजपा के मुख्यमंत्री बाबू सम्राट चौधरी जी बने हैं, उन्होंने क्या किया? अब नाम बदलना शुरू किया। सम्राट बाबू ने क्या किया? नाम बदलना शुरू किया। 3 ऐसी संस्थाओं का उन्होंने नाम बदल दिया, जिसमें संजय गांधी नाम था, उसको हटा दिया। पहली संस्था आपकी कौन सी है? संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम क्या कर दिया गया? पटना जू। तो आपसे पहला प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पटना जू। दूसरा है संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान को अब कर दिया गया है क्या? पटना बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। इसका भी नाम बदल दिया गया। संजय गांधी जैविक उद्यान और विकास सोसाइटी को जू प्रबंधन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कर दिया गया। ये बिहार स्पेशल के लिए खास करके ध्यान देना, जो अभी हाल ही में टीआरई 4 होने वाला है, या बिहार का जो भी एग्जाम होने वाला है, इसमें ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस संस्था का नाम बदला गया है या नहीं बदला गया है। ठीक, आगे आइए। एक बढ़िया करंट में चर्चा में प्रश्न रहा है, बेल्जियम व यूरोपीय संघ में, जो यूरोपीय संघ यूनियन है, यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा हाल ही में क्या बने हैं? यूरोपीय संघ के नए राजदूत। कौन बने हैं? प्रणय वर्मा जी को चुना गया है। आगे आइए। फिर यहीं पर एक प्रश्न और है, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश, देश दिनेश, मैच करिए, देश दिनेश। बात समझ गए ना? यूरोपीय प्रणय, याद कैसे करना है? यूरोपीय संघ प्रणय, यूरोपीय संघ का कौन है? प्रणय। बांग्लादेश का कौन है? दिनेश, है ना? थोड़ा सा ऐसे जोड़ेंगे एक दूसरे चीजों से, ये कोई ऑफिशियल तो जोड़ने का है नहीं कि इससे इसको जोड़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। हमें थोड़ा सा जोड़ना होता है जिससे हम उस चीजों को तैयार कर सकें। आगे आइए। एक प्रश्न एआई से जुड़ा मैटर है। कह रहा एआई और डाटा एनालिटिक्स क्षेत्र की कंपनी, एक एआई क्षेत्र की कंपनी है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, है ना? कौन सी कंपनी है? फ्रैक्टल एनालिटिक्स के संस्थापक कौन है? श्रीकांत बेलामकन्नी, है ना? श्रीकांत बेलामकन्नी को नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरमैन बनाया गया। यानी कि अभी जो एक संस्था बनी है नई, जो एआई और डाटा एनालिटिक्स का काम करती है, उसके चेयरमैन भारत के एक व्यक्ति बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? श्रीकांत बेलामकन्नी। ठीक है ना? भारत से जुड़ा मैटर है। फिर प्रसार भारती जो आपका चैनल है, उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं भाई? प्रसून जोशी जी। प्रसार प्रसून, याद कैसे करोगे? प्रसार प्रसून, एआई श्रीकांत, प्रसार प्रसून, एआई श्रीकांत। पीछे हमने क्या पढ़ा है? बांग्लादेश दिनेश, बांग्लादेश दिनेश, यूरोपीय प्रणय। चारों याद हो गया कि नहीं? आप मेरे साथ याद करते चलिए।
बांग्लादेश दिनेश, एआई श्रीकांत, प्रसार प्रसून, और उसके बाद यूरोपीय प्रणय। एक और है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, रोहित जैन। देखिए जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के पद होते हैं वो 4 पद होते हैं, एक मुख्य गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर का पद पे एक नए लोगों की नियुक्ति हुई है। आरबीआई, आर से रोहित, रोहित, आरबीआई रोहित, आर से रोहित, आरबीआई का कौन हो गया, रोहित हो गए। मुझे लगता है नए नियुक्तियों में पांचों आपका हो गया, आरबीआई रोहित, प्रसार प्रसून, है ना, श्री एआई श्रीकांत, बांग्लादेश दिनेश, और क्या है पीछे आपका, यूरोपीय प्रणय। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा भाई, है ना, कमेंट आप जरूर करिएगा, आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आगे आइए देखते हैं थोड़ा सा। और सीबीआई का प्रमुख का जो थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। सीबीआई प्रमुख, प्रमुख प्रवीण सूद, सीबीआई प्रमुख जो प्रवीण सूद थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और उनका कार्यकाल अब मई 2027 तक हो गया है। कब तक के लिए हो गया है, मई 2027 तक हो गया है। और युगांडा के एक राष्ट्रपति बने हैं भाई, सोचिए 7वीं बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर बने हैं, योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं 7वीं बार, तो भाई युगांडा योवेरी, या से युगांडा या से योवेरी, चीजों को लिंक करना सीखिए, युगांडा योवेरी। प्रमुख सीबीआई प्रमुख प्रवीण, सीबीआई प्रमुख प्रवीण। मुझे लगता है आज चीजें याद हो जाएंगी आपको, बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। हाँ, एक चीज बीच में छूट गई भी, नीति आयोग का हमने चर्चा नहीं किया था, नीति आयोग की भी देख लेते हैं भाई। नीति आयोग का क्या है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को लेकर अभी नीति आयोग में इससे पहले आइए देखते हैं, नीति आयोग में इससे पहले होता क्या था कि 5 लोग जो है अस्थाई सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे अस्थाई, अब सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है, 7। 2 नए लोग जो जुड़े हैं, बाला सुब्रमण्यम और जोराम आनिया। कौन कौन जुड़ा है, बाला सुब्रमण्यम और जोराम आनिया, ये 2 नए लोग जो हैं इसमें जुड़े हैं, किसमें, नीति आयोग में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष आपके अशोक कुमार जी हैं। यानी नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है, 7, पहले कितनी थी, 5। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जुड़ा कौन है, बाला सुब्रमण्यम और जोराम आनिया, इसमें 2 लोग नए जुड़े हैं, ठीक है ना। आइए प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला। हाल ही में प्रधानमंत्री को विदेशी शासनाध्यक्ष यानी कि विदेश नीति पे अच्छे काम करने के लिए एक स्वीडन सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया गया, किसको, मोदी जी को। ये जो पाकिस्तान में हम लोगों ने, भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी चीज पे ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार कौन सा है, रॉयल ऑफ द पोलर स्टार। रॉयल ऑफ द पोलर स्टार किस सरकार द्वारा शुरू दिया गया पुरस्कार है, तो स्वीडन सरकार द्वारा। किसको दिया गया, मोदी जी को। रॉयल ऑफ द पोलर स्टार, स्टार स्वीडन किसको मिला, मोदी सुपरस्टार को। और डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस, डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस जो है ये भी स्वीडन का ही पुरस्कार है। तो रॉयल ऑफ द पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस, ये दोनों पुरस्कार स्वीडन सरकार द्वारा किसको दिया गया, मोदी जी को दिया गया। आगे ये देखते हैं, और एक पुरस्कार मिला है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को नॉर्वे सरकार, नॉर्वे के सम्राट जो है कौन है, हेराल्ड 5, हेराल्ड 5 द्वारा यानी नॉर्वे सरकार द्वारा द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड ग्रांट। इसमें देखो नॉर्वे लिखा है तो आप समझ जाओगे कि नॉर्वे पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया, मोदी जी को दिया गया। हाल ही में नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया, मोदी को दिया गया, इसको आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर दे देगा रॉयल ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑफ द पोलर स्टार, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने पड़े, स्टार स्वीडन। ओके, आइए अगला। अब ब्रिटेन, इटली पे आते हैं। इटली की यात्रा के दौरान मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन, जो वहां का कृषि एवं खाद्य संगठन है या फिर उसके महानिदेशक को जोंग्यू, कौन है उसके महानिदेशक, को जोंग्यू द्वारा। तो को जोंग्यू द्वारा क्या किया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का,
फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वोच्च सम्मान होता है एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला मेडल, एग्रीकोला मेडल वो किसको दिया गया भाई? मोदी जी को दिया गया। किसको दिया गया? मोदी जी। एग्रीकोला मेडल को डेंगू द्वारा, एग्रीकोला मेडल को डेंगू द्वारा किसको दिया गया? मोदी को। कहां गए थे मोदी जी? इटली जब गए थे तब, है ना। मोदी जी जब इटली के थे तो वहां पर उनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे आइए सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके नए सीडीएस बन गए हैं, सीडीएस के नए लोग, नया चयन हुआ है, जनयन यस राजा सुब्रमणी। राजा सुब्रमणी कौन बन गए हैं अब? जनयन यस राजा सुब्रमणियन यस राजा सुब्रमणी। तो सीडीएस कौन बन गया है? राजा सुब्रमणी बन गया। सुब्रमणी सीडीएस, सीडीएस सुब्रमणी। आप चीजों को लिंक करें, सीडीएस सुब्रमणी। हाँ, इससे पहले कौन थे? अनिल चौहान जी थे। हाँ, नौसेना प्रमुख कौन बनाया गया है हाल ही में? आपके हैं कृष्ण स्वामीनाथन को क्या बने हैं? आपके नौसेना प्रमुख बने हैं। आगे आइए, फिर अगला प्रश्न है, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति, एक सेकंड, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में सेवारत भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक, मेजर अभिलाषा बराक जो हैं, है ना, मेजर अभिलाषा बराक को, मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2025 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति एवं रक्षा मिशन में सेवारत, यानी वो व्यक्ति भारतीय अधिकारी हैं। कहां पे काम कर रहे थे? लेबनान में। उनका नाम क्या था? अभिलाषा बराक। वहां मेजर के पद पर थे, इसी वजह से कहा गया कि अभिलाषा बराक कहां पर काम कर रहे थे? लेबनान में। उनको एक पुरस्कार मिला, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कितना बड़ा पुरस्कार है! संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको पुरस्कृत किया वर्ष 2025 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? मिलिट्री जेंडर अभिलाषा बराक को। एडवोकेट बराक, एडवोकेट बराक, लेबनान। देखो सब में बा बा बा, लेबनान बराक एडवोकेट। आइए अगला, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर 12 मई को 15 नर्सिंग कर्मचारियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कितनी नर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आपका जवाब क्या होगा? 15। आपका जवाब क्या होगा? 15। हमें लगता है वीडियो लगभग 20 मिनट प्लस हो गया है। आप देखेंगे तो आपके लिए पूरा मैटर तैयार किए हैं, इसको करंट अफेयर हम आपके लिए तैयार किए हैं। इसमें जो चीजें बच रही हैं अब उसको कल 10 मिनट लगेगा, हम पढ़ा लेंगे। लगभग 5वें पेज तक हमने पढ़ाया है, लगभग इसमें 9-10 पेज हैं। इसको बाकी हम कल खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए वीडियो के साथ साथ। अगर आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे तो आपको का जो याद करने का तरीका है, आपके जो याद करने की शैली है, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी अगर जो लोग नहीं बना सकते हैं, जब जुलाई माह का पूरा हम तैयार कर लेंगे तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 9648322446 पर कमेंट करना, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इसकी संपूर्ण पीडीएफ हम जुलाई माह की दे देंगे। ऐसे ही हर महीने की हम आपको पीडीएफ देते चलेंगे। बस आपसे थोड़ा सा उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हो सके तो शेयर करें, लाइक करें, हाँ कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। शुरुआती प्रयास है, प्रयास आपका अच्छा मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। हाँ, कल जो है इससे जुड़ा ये जो बच रहा है इसको हम पढ़ा देंगे, उसके बाद इतने का टेस्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू सर।